टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऐसे पहले हम देखते रहते थे ऑटो रिक्शा कोई आएगा फिर जाएंगे, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब मर्जी आए धोती पहन के चलाए, चाहे कच्छा पहन के चलाए या चप्पल पहन के चलाए। हमारे लड़कों को बोलते हैं प्रॉपरली यूनिफॉर्म डालें, शूज़ भी डालें। मीटर के हिसाब से भी चलेंगे तब भी हमारे पैसे पूरे नहीं होते। जब से ई रिक्शा आया हमें इतना लॉस हुआ है कि हम कह नहीं सकते। पैदल जाना पड़ता था घर तक, तो जब से ये हैं तब से ठीक है। 10 रुपये 5 रुपये महंगा कर रहे हैं। अगर लड़कियां भी थोड़ा बहुत इस तरफ ध्यान दें, उनको भी रोजगार में एक अच्छा मिल जाएगा। काले ऑटो वाले है ना प्रेसिडेंट, वो कह रहे नहीं चलने देना। एक्चुअली ठीक है, इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता है। कहीं भी जल्दी जाना हो जल्दी पहुंच जाते हो। जो लेडी को मिल रही रिक्शा ये गांव-गांव में चले। आप ये समझिए कि बस अगर आपको किसी एक लोकेशन पे ड्रॉप करती है तो लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी उसको ई रिक्शा प्रोवाइड करेगा। 4 मीटिंग्स जो हैं वो हम लोगों ने सबसे पहले ऑटो वालों से ही करी थी, क्योंकि हमको पता है कि ऑटो वालों को काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम जनवानी में आपका स्वागत है। मैं हूं रविशंकर और मेरे सहयोगी हैं राजकुमार चौहान जी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हमारे जम्मू में जो है ई रिक्शा जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है। सरकार इसके ऊपर जो है बेरोज़गारों को जो है वो सब्सिडी भी जो दे रही है ताकि लोग अपना काम जो है वो शुरू कर सके। काफ़ी सब्सिडी देने के बाद हम जो है वो अभी जो है भगवती नगर ई रिक्शा स्टैंड पे खड़े हैं। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि ई रिक्शा से उन लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा है। हम चालकों से भी बात करेंगे, जो उनके पैसेंजर है उनसे भी बात करेंगे, और जो इससे पहले काले वाले जो ऑटो चलते थे पेट्रोल, उनसे भी बात करेंगे कि ई रिक्शा आने से उनको कितना फ़र्क पड़ा है। आइए चलते बात करते हैं, क्या कहते हैं लोग, सुनते हैं। यहाँ से दोपहर को जाने में मुश्किल होती थी, ऐसे पैदल जाना पड़ता था घर तक, तो जब से ये हैं तब से ठीक है। ठीक है सर, जाने में कोई परेशानी नहीं है। अगर जाना हो तो रिक्शे में जा सकते हैं आराम से, तो ठीक है। इसका फ़ायदा था, लेकिन हम नीकी तवी में रहते हैं। हमको लेता है ये 30 रुपया, जो कि हम 20 रुपया पहले देते थे। अब इन्होंने किराया चढ़ाया है, 20-30 किया है। अच्छा, फुल लेना होगा तो ये 100-150 मांगता है, ये बात है। तो दूसरा ऑटो कितने पैसे लेता था? दूसरा ऑटो इससे कम लेता था इससे। आपको लगता है ई रिक्शा जो है वो महंगा चल रहा है? महंगा कर रहे हैं ये, 10 रुपये 5 रुपये महंगा कर रहे हैं। जब से ये आए, पहले सस्ता था, बाद में इन्होंने चढ़ाया इसको रेट। पोल्यूशन में कितना फ़र्क पड़ा है, इसको लेके क्या करें? पोल्यूशन में थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया। ई रिक्शा की सर्विस एक्चुअली ठीक है, इससे पोल्यूशन भी नहीं फैलता है। जो पहले ऑटोस थे मतलब उससे पोल्यूशन फैलता है, बट इससे ये ठीक है कि पोल्यूशन नहीं फैलता, और किराया वगैरह भी ठीक है, सही लगाते हैं। आम लोगों को कितनी सुविधा मिली है? आप यहाँ से कहाँ तक जाएंगे, आप कहाँ से कहाँ जाते हैं आप? मैंने यहाँ से भगवती नगर तक लेना है ये रिक्शा, तो किराया इसका 10 रुपये रहेगा, तो जो कि हम पॉकेट फ्रेंडली है। टाइम वेस्ट नहीं होता है। ऐसे पहले हम देखते रहते थे ऑटो रिक्शा कोई आएगा फिर जाएंगे, लगे हैं बैठे हैं चले जाते हैं, और किराया भी ठीक है। कितना फ़ायदा हो रहा है आम लोगों को, जो गवर्नमेंट इनको सब्सिडी दे रही है ये इसको बढ़ावा देने के लिए? जो अमीर हैं उनको तो कोई फ़ायदे का मतलब नहीं, जो गरीब हैं बेचारे वो तो पैदल भी चले जाते हैं। रिक्शा तो कहीं की बात है। दूसरे ऑटो में और इस ऑटो में क्या आपको लगता है कि कितना फ़र्क है? फ़र्क ये है कि वो ये 30 रुपये लेते हैं, वो 50 रुपये लेते हैं, इधर का फ़र्क तो है। तो ऐसी सर्विस और शुरू होनी चाहिए जम्मू में? होनी चाहिए। ई रिक्शा चलाते हैं जी। कितनी देर से चला रहे हैं? मैं चला रहा हूँ कोई हॉर्डली हो गया 1.5-2 महीने से। 2 महीने से आप ई रिक्शा चला रहे हैं। कितना फ़ायदा आपको पहुंच रहा है इससे? नहीं, सब्सिडी आ रही, सबकी आ रही है, 20-20 हज़ार रुपये आ रही है। अब 3 किस्तें आ रही 60,000 रुपये की, ठीक है। बाकी ये है कि जो काले ऑटो वाले हैं ना प्रेसिडेंट, वो कह रहे नहीं चलने देना। हमारा 5,000 रुपये का चलान है, उनका कोई चलान नहीं है। किस चीज़ का 5,000 रुपये चलान? कैसे चला रहे हो? इसका रूट है कोई, परमिट है कोई? तो गवर्नमेंट ने तो अलाउ करके रखा हुआ ना आपको। तो वो ट्रैफिक वालों को पूछो ना, फ़ोटो खींच के ले जा रहे तो 5,000 का चलान आ रहा घर पे। तो फिर किस तरह से चला रहे हैं आप?
ऐसे ही इधर भगवती नगर में ही मेन सिटी में नहीं आ रहे। लोग पसंद कर रहे हैं ई रिक्शा की सवारी को। ओके ओके। वो लड़कियां बोली है, वो भी बैठी है मेरे साथ, कह रही हमारे लिए बेस्ट है। ऐसे मेट्रोडोर का वेट करेंगे, 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, इतने के कुलचे खा लेंगे। कितने का ऑटो पड़ रहा है ये आजकल? ये पड़ रहा है 240 का। तो सब्सिडी कितनी आएगी इसमें? कोई 40-50 हज़ार रुपये। आपको लगता है कि इससे जो है बेरोजगारी जो है वो कम होगी, लड़के जो है काम करेंगे? चोरी बंद हो जाएगी, जो चोर थे वो भी बंद हो जाएगी। जो खाने पीने वाला उन्होंने खाने पीनी है। मैं 5 बजे को उठाऊँ, मैंने अपनी दिहाड़ी लगा के गाड़ी बंद कर देनी है। अब तो कितने पैसे बच जाते हैं आपको? बजट तो 400-500 रुपये रोज का 400-500 रुपये बच जाता है। ऐसी सर्विस और शुरू होनी चाहिए। ये होनी चाहिए सर, ये आपके माध्यम से मैं बोलता हूँ, ऐसी होनी चाहिए। क्या मतलब यही 400-500 जो चोरियाँ करते, चेन स्नैकिंग करते, गाड़ी चला रहे हैं, उनके 400-500 रुपये कमा रहे हैं रोज़ का, उनको ज़रूरत नहीं चोरी करने की। दूसरे ऑटो के किराए ज़्यादा हैं, इसका कम है थोड़ा किराया, और मतलब कि पहुंचा देते हैं, जल्दी पहुंचा देते हैं। फ़ायदा है इसका, बहुत फ़ायदा है। पोल्यूशन में भी जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ा हाँ है। जी, पोल्यूशन में भी कोई फ़र्क पड़ा है बहुत। जैसे कहीं भी जल्दी जाना हो जल्दी पहुंच जाते हैं, और किराया भी जल्दी है, मतलब कि दूसरे ऑटो से कम ही है, और टाइम के बंदा पहुंच भी जाता, टाइम बच जाता, और प्रदूषण भी कम है। मज़ा आता है इस ई रिक्शा में सफ़र करने हाँ का? जी, हाँ जी। तो कितना किराया है आप इसका जो है? 20 रुपीज़। कहाँ से कहाँ तक का? ये भगवती नगर तक। हाँ नहर से भगवती नगर तक? हाँ 20 जी। रुपये लेते हैं। और दूसरे ऑटो वाले कितना पैसा लेते हैं? वो तो 50 लेते थे। मैं एक्चुअली ये यांगोला मोड़ का प्रेसिडेंट हूँ, ऑटो स्टैंड का। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ई रिक्शा से हमें ये प्रॉब्लम हुई है कि इससे तो पहले तो ये इन्होंने 10 रुपये रेट रखा था अपना, और आज की डेट में ये अपनी मर्ज़ी से ही 4 सवारी, 5 सवारी, 6 सवारी, 7 सवारी, 8 सवारी ये लेके चलते हैं। इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ा है। हमारी पेट्रोल गाड़ी है और इनकी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है। पेट्रोल हमारे में हमें पड़ता है, और अगर 100 रुपये लगा लो, 20 रुपये हमारा पैकेट डाल के 120 रुपये हमें पड़ता है। तो अगर हम परेड की भी अगर सवारी उठाते हैं यहाँ से, तो आना वापस हमें स्टैंड पे ही आना पड़ेगा। उसका वो मीटर के हिसाब से भी चलेंगे, तब भी हमारे पैसे पूरे नहीं होते। जब से ई रिक्शा आया हमें इतना लॉस हुआ है कि हम कह नहीं सकते कि हमारी जो हमारे फाइनेंसर हैं हमें तंग करते हैं कि हमें किस्त दो। हम कहाँ से दें किस्त? और जो दूसरा है अपैची का आया, वो उसमें अपैची का आया, वो भी अपनी मर्ज़ी करते हैं, वो भी हमारे रेट के हिसाब से पैसे लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं है। और एक अगर 4 सवारी उसमें लोड है या 5 या 6 हैं, वो अपनी मर्ज़ी से 8 बढ़ाते हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। ये है कि हमें इतना फ़र्क पड़ा है कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। आपको बयान नहीं कर सकते। तो आप लोग जो है वो अपनी वाली गाड़ी को जो है आप क्यों नहीं ई रिक्शा में चले जाते हैं? सही, हमारा परमिट है, हम कैसे जाएंगे बताइए ना। हमारा जो केस, हमारे जो फाइनेंसर हैं वो हमसे पैसे नहीं लेने उन्होंने। क्या हमारा अगर हमने फाइनेंस किया हुआ है, हम अगर इसको दे देंगे तो हमें क्या मिलेगा? डेट यहाँ पे 2.25 लाख का परमिट चल रहा था, यहाँ पे आज की डेट में क्या लाख रुपये परमिट का रेट नहीं रहा। बताइए हम कहाँ जाएंगे? फाइनेंशियल तो पैसे लेगा अपने, वो चाहे कोरोना में भी लिए हैं और अभी भी लेंगे वो। तो इससे क्या होगा बताइए मेरे को? ये आप ही रिक्शा पे जो है वो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है। तो हमें कौन सी सब्सिडी दे रही है? हमें कोई सब्सिडी नहीं दे रही। हमें उल्टा वो जो चेसी देते हैं, उल्टा हमें सब कुछ तैयार करवाना पड़ता है इसे। हार्डली और एक बात मैं आपको बताता हूँ ऑटो के बारे में कि जो हमारे जो लोकल सर्विस स्टैंड्स होते हैं, जैसे कि बख्शी नगर हो गया, शक्ति नगर हो गया, राजपुरा हो गया, ये हो गया। हम स्टेशन और बस स्टैंड की बात नहीं कर रहे। स्टेशन और बस स्टैंड की अपनी मर्ज़ी से पैसे लेते हैं। जो लोकल स्टैंड है वो अपना जायज़ लेते हैं, जो उनका बनता है। और आगे ये है कि आगे गवर्नमेंट को भी पता है कि दूसरे ऑटो वालों को, ब्लैक ऑटो वालों को कितनी मार पड़ रही है। तो ये गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। ये मेरे अकेले बोलने से या इनके बोलने से कुछ नहीं होगा। बाकी जो हमारे यूनियन के पप्पू प्रधान है, वो हमने उसके बारे में बात की थी, तो वो कह रहे थे कि हम बात करेंगे
लेकिन वो कह रहे हैं बात करेंगे, करने और करने में बहुत अंतर है। ये गवर्नमेंट का स्टेप तो अच्छा है, एक तो पोल्यूशन रहित है, ये थोड़ा सस्ता भी है और बेरोज़गार लोगों को थोड़ा सा इसमें रोज़गार की भी संभावना है। लेकिन एक तो इस पे थोड़ा सा मैं ये कहूँगा, शुरू में तो ये ठीक थे, अब ये थोड़ा अपनी मनमानी करने लग पड़े हैं, खासकर रेट के मामले में। तो इसमें थोड़ा सा चेक होना चाहिए इनके रेट के बारे में। दूसरा ये है कि ये मुझे लगता है कि अगर कोई गर्ल को भी, अगर लड़कियों को भी अगर ये पसंद करें तो इनको भी थोड़ा सा इसमें बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि ये तो जैसे स्कूटी चलाती हैं लड़कियाँ, अगर लड़कियाँ भी थोड़ा बहुत इस तरफ ध्यान दें, उनको भी रोज़गार में एक अच्छा मिल जाएगा। मुझे तो लगता है अच्छा स्टेप है, लेकिन थोड़ा सा रेट के मामले में इसको थोड़ा चेक करना चाहिए। थोड़ा मनमानी ये ज़्यादा करने लग पड़े हैं रेट पे। ये भी जैसे जो काला ऑटो था वो रेट काफ़ी थे उसके, अब ये भी लगभग उसी के बराबर के रेट मांगने शुरू कर दिए इन्होंने। स्टेप तो अच्छा है, पोल्यूशन नहीं है, सब कुछ अच्छा है। कुल मिला के देखा जाए तो आम लोगों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है जो सरकार अभी सब्सिडी लोगों को दे रही है, धड़ा। लेकिन मैं ये बात आपसे कहूँ कि ई रिक्शा जो सरकार ने इनको लगाया था 10 रुपये सवारी लेनी है, ये मनमाने पैसे ले रहे हैं। इनमें और काले ऑटो में कोई अंतर नहीं है। आप पूरा सर्वे करके देखें, एक चौक से दूसरे चौक हम क्रॉस भी नहीं कर सकते। 10 ट्रैफिक वाले बैठे हैं, 8 डॉक्यूमेंट हैं, इनके कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, इनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। जब मर्जी आए धोती पहन के चलाएं, चाहे कच्छा पहन के चलाएं या चप्पल पहन के चलाएं। हमारे लड़कों को बोलते हैं प्रॉपरली यूनिफॉर्म डालें, शूज़ भी डालें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ध्यान रखें, उसके पीछे 2 एरो लगाए हैं उसका ध्यान रखें, नहीं तो घर पे चलान पहुंच जाएंगे। इनके चलान कहाँ हैं? इन पे सरकार कोई तवज्जो नहीं दे रही। लोगों को बोल रही है भाई बड़ी अच्छी फैसिलिटी है, क्या ऐसी फैसिलिटी है, बिठा तो लेते हैं लेकिन बाद में पैसे ज़्यादा लेते हैं। आप यहाँ सुबह आके 10 मिनट खड़े हो जाएं, देखें जहाँ पे सवारी काले ऑटो को 60 रुपये या 70 रुपये नहीं देती 3 सवारी के, ये 3 सवारी के 50 लेते हैं, यानी कि सीधा 150। फिर सरकार बोल रही है ये पोल्यूशन फ्री। कहाँ है पोल्यूशन फ्री? काले ऑटो को पैसेंजर टैक्स लगा दिए, जज्जिया लगा दिया, जिसको जज्जिया बोलते हैं, जज्जिया। काले ऑटो को जज्जिया लगा दिया। जितनी देर आप वो नहीं भरवाएंगे गाड़ी पास नहीं होगी। काले ऑटो का साल का 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा है, तो कैसे चलेगा? हम तो बड़े खुश थे जब धारा 370 और 35 से टूटी। हमने कहा यार बहुत बढ़िया, और था बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता ये स्मार्ट सिटी वालों ने कहाँ से बीच में से ये ई रिक्शा और बैटरी वाले ऑटो घुसा दिए। पर लोग तो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं, बोल रहे हैं किराया हमारा कम हुआ है, अच्छी सर्विस मिल रही है, जल्दी ऑटो मिल जा रहे हैं। सर ये लोग अप्रिशिएट उसको कर रहे हैं क्योंकि मेटाडोर की वजह से, मेटाडोर बहुत भर के आती थी, लोग दुखी थे, लोग बहुत ज़्यादा दुखी थे। को मेटाडोर टाइम से चलती नहीं थी। जितनी देर मेटाडोर फुल ना हो उसके बाद लोग ना लटकें, ये उनके लिए सरकार ने लगाया। और सरकार ने ई रिक्शा और बैटरी वाले इसलिए लाए जम्मू सिटी में, जहाँ पे ये नहीं है वहाँ पे जाएं, लेकिन इनको को पूछते नहीं है। चलो भाई आपने लाए लोगों की सहूलियत के लिए, वो बढ़िया बात है, इनको रूट दिए जाए ना, इनको प्रॉपर्ली रूट दिए जाएं। जहाँ पे नहीं है मेटाडोर वहाँ पे इनको भेजा जाए। आप देखें ये सिटी में भी घूम रहे हैं, फ़ायदा क्या है? काले ऑटो के परमिट की कीमत 2 लाख, 2 लाख का सारा हो रहा है। क्या लोग कहाँ जाएंगे? मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में अगर यही हाल रहा तो बहुत मुश्किल है। मैं तो कहना सरकार आए, को बंदा किसके आगे रो भी सकता है, ये किसके आगे रोए? गवर्नर साहब बहुत बढ़िया है, काम कर लेंगे। गवर्नर साहब को पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, नीचे वाले बताएंगे तो गवर्नर साहब बोलेंगे ना, उनको क्या पता है ई रिक्शा क्या तो ऑटो क्या, कोई पता नहीं उनको। मैं एक बार बताऊं, एक बार गवर्नर साहब हमारे ऑटो स्टैंड पे भी आए थे जब हड़ताल थी, तो लेकिन उनको बेचारों को क्या पता। लेकिन मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहता हूँ, कम से कम आपने ये ला दिए हैं हमारे सर पे, बिठा ही दिए हैं,
वो इनको रूट दो, इनके भी डॉक्यूमेंट लगाओ ना, इनका परमिट लगाओ, इनको भी पता चले इनकी सिर्फ आरसी है और एक इंश्योरेंस है फॉर एवर। हमारे लिए ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों है भाई? काले ऑटो को भी छोड़े जाए ना, इसकी भी फॉर एवर आरसी करें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ई रिक्शा आने से अभी जो नया इन्होंने म्यूनसिपैलिटी ने निकाला कि लेडी के लिए ई रिक्शा सब्सिडी के हिसाब से चलेगा। ई रिक्शा तो चलो ठीक है, गवर्नमेंट को पब्लिक को भी थोड़ी सहूलत मिलेगी। तो जो लेडी को मिल रहा ई रिक्शा, ये गांव-गांव में चले। सिटी के अंदर अगर ये ऑटो देंगे ई रिक्शा, तो फिर हमारे लोगों का फर्क पड़ जाएगा। पहले भी ये रिक्शा इन्होंने 10 रुपये के हिसाब से, जो हमारे मेयर साहब से 10 रुपये के हिसाब से इन्होंने चलवाया था। अब ये मनमानी किराया ले रहे हैं। हम कहते हैं उनका डॉक्यूमेंट क्या है? एक दिन से 2 डॉक्यूमेंट, हमारे कितने 8 डॉक्यूमेंट। अब गिन के देख लो, परमिट से लेकर अपने लाइसेंस तक हमारा घर बार नहीं पूरा होता है। ऐसे ढंढोरा फेर पूरे सिटी में घूम रहे, कोई पूछने वाला नहीं है ट्रैफिक वाला इनको कि कितने पैसे किए हैं, कितने नहीं किए हैं। कम से कम हर चीज़ का कोई ना कोई निकालने। हमारी जहाँ मेट्रो नहीं चल रही है, इनको वहाँ रूट दे रही है। ई रिक्शाज जो हैं वो लोग डायरेक्टली भी परचेज़ कर रहे हैं, लेकिन जम्मू स्मार्ट सिटी के थ्रू जो सब्सिडाइज्ड ई रिक्शा है वो मिला है तकरीबन मोर देन 250 लोगों को, मोर देन 250 पीपल अभी तक, और कुछ फाइल्स प्रोसेस में भी हैं। मैं थोड़ा सा आपको प्रोसेस भी बता देता हूँ कि लोग सबके लिए जानने के लिए आसान हो जाएगा। इसमें ये होता है कि जितने भी डीलर्स हैं उनमें से जो मैक्सिमम डीलर्स हैं वो हमारे साथ रजिस्टर्ड है जम्मू स्मार्ट सिटी के साथ। तो जो भी बंदा रिक्शा लेने जाता है उसने परचेज़ अपने उसी तरीके से करना है, उसी पैटर्न से करना है जैसे वो नॉर्मल रिक्शा परचेज़ करता है। जब उसकी सब्सिडी की फ़ाइल प्रोसेस होनी है तब जो डीलर है, ना कि वो बंदा, वो डीलर हमारे पास वो फ़ाइल देगा और उसके बाद हम प्रोसेस करेंगे, उसकी चेकिंग करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। उसके हमारे कुछ नॉर्म्स हैं, बड़े आसान नॉर्म्स हैं। वो उसके बाद हम लोग इनको एक बार वेरिफिकेशन के लिए बुलाते हैं। और जो इसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, मतलब हम लोग जो भी उसका लोन अकाउंट होगा बंदे का, ना कि डीलर का, इंडिविजुअल बेनिफिशरी के लोन अकाउंट के अंदर ही उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। तकरीबन मैंने आपको जैसे बताया कि तकरीबन 250 के करीब जो है ई रिक्शास वो अभी तक हम दे चुके हैं। और इसमें देखिए मोटे मोटे 2 बेनिफिट्स जो मैं समझ सकता हूँ कि हैं। नंबर 1 के पोल्यूशन लेवल जो है वो बहुत रिड्यूस करता है, रादर इसमें ज़ीरो एमिशन है। और दूसरा इसका बेनिफिट ये है कि जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं हमारे, उनको ये एक बड़ा रोज़गार का साधन है। और जब हम अपनी इसकी सारे की सर्वे के बाद हम चेक कर रहे थे कि कितना बेनिफिट तकरीबन एक ई रिक्शा से या उसकी क्या कमाई है, तो जो हमारे संज्ञान में आया कि मिनिमम 1000 से लेके 1500 रुपये तक की कमाई ये मिनिमम है हर किसी की, या उससे ज़्यादा ही है। तो ये सब बातें हैं। ई रिक्शा की अगर बात करें तो हाल ही में जो है अपने मनोज सिन्हा जी ने भी कहा है कि लड़कियां भी अगर इसमें आना चाहती हैं तो उनका भी वेलकम है। अगर कोई स्टूडेंट्स अपने उसके साथ एजुकेशन के साथ साथ शाम को अगर कोई पार्ट टाइम करना चाहते तो हम उसके लिए जो है वो हर वक्त तैयार हैं। मेयर साहब ने भी कहा है कि हर किस्म की जो है वो सहायता, पैसों की सहायता या और भी कोई सहायता होगी वो हम लोग देंगे। थोड़ा सा उसके विषय देखिए, ये जैसे कि हमने आपको बताया कि अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए ये स्पेशली फोकस्ड स्कीम है। उसमें महिलाएं लें या इवन अगर कोई डिसेबल्ड भी हमसे लेना चाहते हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, वो उनमें से कोई लेना चाहता है, लेकिन प्रोवाइडेड उनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है, तो किसी के पास भी, जिसके पास भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है वो हमसे ई रिक्शा परचेज़ कर सकता है। और इसमें तकरीबन 25% के करीब सब्सिडी है। मैं 25% का मतलब ये है कि 2 टाइप के ई व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स मार्केट में हैं।
एक है L5 जिसको आप मोटा मोटा ई रिक्शा कहते हो, एक है ई ऑटो, उसे थोड़ा सा हायर स्पेसिफिकेशंस का, वो है L5 के ऊपर भी 25%। अगर आप दोनों मिला लो तो एक पे मोर देन 52,000 54,000 के करीब सब्सिडी बनती है और दूसरे के ऊपर अराउंड मोर देन 70,000 के करीब सब्सिडी बनती है। तो इतना हम प्रोत्साहन अगर लोगों को दे रहे हैं तो मेरे को लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आगे आना चाहिए और इसका बेनिफिट उठाना चाहिए। एक बात और कि सिर्फ उसमें हमारी एक जो कंडीशन है वो ये है कि वो जो भी ई रिक्शा हमसे लेता है जम्मू स्मार्ट सिटी से, वो चलेगा। हमने कुछ रूट्स जो हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिल के कुछ रूट्स डिफ़ाइन किए हों, तो वो उसको पहले से ही बता दिए जाते हैं जब वो हमारी सब्सिडी लेने आता है। वो इनफैक्ट वो डीलर ही बताता है और वो चलाएगा उन्हीं रूट्स के ऊपर। लेकिन अभी मैंने बताया कि क्योंकि ये बड़ी नेसेंट अर्ली स्टेजेस में है तो इसको आहिस्ता आहिस्ता रेगुलेट करने की जिम्मेवारी जो है वो हम पे भी है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे है। तो अब हमारी जो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स होती हैं उसमें जैसे जैसे जो फैसले होते हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे यहाँ पे जो बस स्टैंड है JDA बस स्टैंड, इसकी पार्किंग में लोग गाड़ी लगाते हैं। अब वहाँ से आगे जाने के लिए तकरीबन 15 से 20 रिक्शास जो हैं ई रिक्शास वो ऑलरेडी हमने डिप्लॉय किए हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प लेके वहाँ पे। लेकिन वो हमारे ही हैं जो जिन्होंने सब्सिडी ली हुई है, उन्हीं को हमने डिप्लॉय किया है कि लोग अपनी पार्किंग में गाड़ी लगाएं और जहाँ पे भी उनको सिटी में घूमना वो घूमें और फिर वापस वहाँ पे उनको रिक्शा पिक एंड ड्रॉप कर देगा। रेट्स की बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। लोगों का कहना है कि जो रेट ई रिक्शा वाले शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में इनका भी वही हाल हो गया। जो पहले पेट्रोल गाड़ियाँ जो काले ऑटो वाले जैसा वो मनमाने रेट लेते हैं वैसा ही सिस्टम चल रहा है। देखिए क्या है कि अगेन इसमें हमसे ज़्यादा रोल, क्योंकि हमसे तो रिकमेंडेशंस मांगी जाती हैं। जो रिकमेंडेशंस हमसे मांगी गई हमने इनफैक्ट वो दी भी हैं। और जिन रेट्स की आप बात करो हमने बड़े सब्सिडाइज्ड रेट्स पे दिया था, मतलब उनको जिस हिसाब से। अब क्योंकि ये कॉल जो है हम लोग नहीं ले सकते अपने लेवल पे, ये RTA की मीटिंग होती है तो जैसे भी जो भी वो कॉल लेंगे तो वो सबको मानना पड़ेगा। और जब भी हमारी कोई कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई है इवन डीलर्स के साथ, दे ऑल हैव एग्रीड कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रेट्स डिफ़ाइन करती है दे विल एडहियर टू इट, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो बस वो करने की ज़रूरत है, एक बार हो जाएगा तो मेरे को लगता है कि काफ़ी अच्छा एडिशन होगा जम्मू सिटी में। जम्मू की अगर बात करें, हम ई रिक्शा की बात करें तो उसमें जो है जम्मू स्मार्ट सिटी का कोई पैसों का वो नहीं है कि उनके रेट क्या होंगे, ये कहाँ पे चलने चाहिए कहाँ पे नहीं चलने चाहिए, ऐसा कुछ जम्मू स्मार्ट सिटी की तरफ से नहीं है। नहीं, देखिए कि हम हर किसी का अपना अपना रोल है। हमारा रोल जो है वो था कि हम ई रिक्शास को इंट्रोड्यूस करें। हमने तब स्टार्ट किया था जब लोग ई रिक्शा परचेज़ नहीं कर रहे थे, तो वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम देयर। अब लोगों ने वो परचेज़ करना शुरू कर दिया, जो कि जिसमें हमने सब्सिडाइज़ किया इन चीज़ों को। इसके ऊपर हमारी रेगुलेशन नहीं चल सकती क्योंकि हर किसी का अपना अपना काम है। तो जो हमारा कार्यक्षेत्र है वो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो दूसरों के लिए तो मतलब क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसमें ये मुद्दे आते हैं। तो अब जैसे ही उस पर अब नए क्योंकि जब भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मुद्दा उठाएगी इसका, अगर इन केस वो हमसे रिकमेंडेशन भी मांगते हैं दोबारा से, तो वी विल गिव आवर रिकमेंडेशंस। और वो नॉर्म्स जो हमने लास्ट टाइम भी दिए थे वो बड़े अच्छे नॉर्म्स थे। उस पर मेरे को लगता नहीं कि किसी भी पब्लिक को या इवन ऑटो वालों को कोई प्रॉब्लम आएगी। हितेश सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जम्मू स्मार्ट सिटी का काम जब से चल रहा है, आप तब से जो है स्मार्ट सिटी का काम देख रहे हैं, सारे ही काम देख रहे हैं और लोग जो हैं आजकल बड़े खुश हैं कि हमारे जम्मू की जो स्मार्ट सिटी का काम जो है ना वो अब उनको दिख रहा है। आने वाले दिनों में अगर हम सिर्फ ई रिक्शा की बात करें, किस तरह से आपने इस चीज़ को इमेजिनेशन की थी और कैसे देखना चाह रहे हैं आप?
देखिए क्या है कि जो ई रिक्शास हैं, हम इसको अकेला ई रिक्शा का नाम ना लेके मैं ये अगर इसको लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करूं तो ये होगा इस तरीके से कि ई बस इसके साथ जुड़ेगी और जो हमारे साइकिल्स हैं, पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग का जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट है, और ई रिक्शास, ये तीनों प्रोजेक्ट जो हैं इकट्ठे चलेंगे। आप ये समझिए कि बस अगर आपको किसी एक लोकेशन पे ड्रॉप करती है तो लास्ट एंड फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी उसको ई रिक्शा प्रोवाइड करेगा या फिर जो हमारा पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग है वो प्रोवाइड करेगा। और जब आप इन तीनों को होलिस्टिकली देखो तो एक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जिसकी जम्मू में बहुत बड़ी कमी है, हमारी कोशिश ये है कि उसको किसी तरीके से फुलफ़िल किया जाए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो वहाँ से स्टार्ट होता है। और तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना हम कर पाएंगे। साथ साथ में जैसे जैसे हमको पब्लिक की तरफ से और डिमांड्स आती जाएंगी, गवर्नमेंट उस पर और काम करेगी, तो मेरे को लगता है कि ये अल्टीमेटली फर्स्ट एंड लास्ट माइल जो है कनेक्टिविटी, उसके लिए ई रिक्शास, हमारे पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग, और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है अगले 10 दिनों में 15 दिनों में हम लोग ई बाइक्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, वो भी लॉन्च करने जा रहे हैं थ्रू आउट दी सिटी। तो वो भी इसमें एडिशन होके अगर आप कहो तो ई बस, ई रिक्शा और ई बाइक्स या पब्लिक बाइसिकल शेयरिंग वाले साइकिल सब मिला के फर्स्ट एंड लास्ट माइल तक आपको कनेक्टिविटी देंगे आपके घर तक। थोड़ा सा एडवांस में एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। आप ई बाइक्स की बात की है आपने, तो क्या ई बाइक्स भी उसी तरह रहेंगी जैसे जो आपके बाईसाइकिल के स्टैंड बनाए हुए हैं आपने, उसी तरह का प्रोजेक्ट है कुछ ऐसा? प्रोजेक्ट वही है। सेम प्रोजेक्ट के अंडर क्या है कि टोटल 800 साइकिल आने थे, जिसमें से कि 720 जो थे वो मैनुअल साइकिल्स थे और उसमें से 80 जो हैं वो ई बाइक्स हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक बाइक होगी और वो आएंगी। और सेम स्टैंड्स जहाँ पे आज हैं वहाँ पे आप ये मान लीजिए कि एक एक दो आपको इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी मिलेगी। सिर्फ ये होगा कि उनके रेट्स शायद कुछ थोड़े से अलग होंगे, तो बस इतना ही डिफरेंस है बाकी। और वो मैनुअली भी चल सकते हैं और बैटरी से भी चलेंगे, दोनों तरीके से चल सकते हैं। तो वो आ भी चुकी हैं, एक ट्रायल हम कर चुके हैं, तो अब आने की देर है, बस अगले 7 दिन 10 दिनों में आ जाएंगे। लास्ट में एक अंतिम सवाल, आपको नहीं लगता कि बाकी वाली गाड़ियों को फ़र्क पड़ेगा इससे? ब्लैक ऑटो को फ़र्क पड़ेगा या दूसरी गाड़ियों को फ़र्क पड़ेगा, मेटाडोर्स को फ़र्क पड़ेगा, वो लोग कहाँ पे जाएंगे? कभी उसके बारे में भी रिव्यू होता है इसका? जी देखिए, जो हमने जब ये ई रिक्शाज़ की बात स्टार्ट करी थी तो 4 मीटिंग्स जो हैं वो हम लोगों ने सबसे पहले ऑटो वालों से ही करी थी, क्योंकि हमको पता है कि ऑटो वालों को काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला है। तो हमारी तो जो मंशा थी इसके पीछे वो ये थी कि ऑटो वाले ही अपना ऑटो जो है वो रीसेल करके ई रिक्शास खरीदें, और ऐसा कुछ लोगों ने किया भी है। और भी आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि जिन्होंने नहीं भी किया, क्योंकि क्या है कि एक तो ये अच्छा अल्टरनेटिव है, इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव है, और दूसरा इसमें जो बचत है वो नॉर्मल ऑटो से बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग भी शिफ्ट करेंगे। अगर किसी ने नहीं भी किया तो आने वाले टाइम में वो सब लोग शिफ्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि ये चल एक टाइम पे 80 किलोमीटर सकते हैं जो ई रिक्शाज हैं, एट 1 बैटरी चार्जिंग एक टाइम पे 80 किलोमीटर, तो वहाँ पे शायद कहीं पे थोड़ा सा डिफरेंस आए। बट जो अभी तक की हमारा मार्केट सर्वे कहता है वो ये है कि कभी भी जब ये अभी तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ कि उसने मॉर्निंग में चार्ज किया हो और शाम को वो पूरा का पूरा डिस्चार्ज करके चला गया हो, और फिर भी अगर उसकी अर्निंग 1000-1500 रुपये के बीच में है, तो आई थिंक दिस इज़ अ रिमार्केबल थिंग। और जब हम बात कर रहे हैं पूरे के पूरे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को चेंज करने की या उसको ओवरहॉल करने की, तो ये कुछ हिकअप्स तो आएंगे और विद टाइम हम लोग सेटल करेंगे। टेक वन की तमाम बड़ी अपडेट पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9728253663 पर। मुझे रविशंकर और मेरे सहयोगी राजकुमार चौहान जी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप बने रहिए टेक वन के साथ। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए हाय 9728253663।
फ्री पर।